हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। प्रकाश के बारे में पढ़ते हुए आपतन कोण, परावर्तन कोण, प्रकाश के परावर्तन के नियम और इसमें प्रतिबिंब और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते थे, यहाँ तक हमने पढ़ चुका था कि प्रतिबिंब वास्तविक और क्या आभासी होता है, वास्तविक क्या होता है, आभासी क्या होता है, क्लियर था। अब यहाँ पे पढ़ना था हमें कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। तो याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये पहला अंतर वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का पहला अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद के अंतर की अगर बात करें तो इसके बाद का अंतर जो होता है दूसरा अंतर होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक जो भी प्रतिबिंब होगा वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, उल्टा होगा, जबकि आभासी वस्तु जो होगा, आभासी प्रतिबिंब जो होगा हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा, जबकि आभासी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। नोट में अगर देखा जाए तो वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उतने ही प्रतिबिंब उतना ही क्या होता है, पीछे होता है। जरा समझिएगा कहने का मतलब। नोट में है कि किसी वस्तु को समतल दर्पण से जितनी दूरी पर रहिएगा उतना ही पीछे क्या बनेगा, प्रतिबिंब होता है। जैसे समझिए कोई दर्पण है, दर्पण के सामने जितनी डिस्टेंस पीछे जाएंगे, जितनी दूरी हमारे पीछे रहेगी उतना ही आपको दिखने मिलेगा कि प्रतिबिंब उधर पीछे की तरफ जा रही है। यानी जितनी पीछे की तरफ हम आते रहेंगे, जितने सामने पीछे की तरफ आएंगे, प्रतिबिंब भी कहाँ, पीछे की तरफ जाती दिखेगी, है ना। अब इसके आगे है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है। सिंपल याद रखिएगा अगर कि गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग है, ठीक ना। गोलीय दर्पण कोई पूछे कि गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण क्या है, खोखले गोले का एक क्या है, भाग है। अब गोलीय दर्पण प्रायः जो होता है कांच के एक टुकड़े को रचित करके बनाया जाता है। एक खोखले गोले का क्या है, भाग है। गोलीय दर्पण जो बनता है ये कांच के एक टुकड़े को रचित यानी लेपित किया जाता है, उस पर लेप लगाया जाता है, जिसके बाद किसका निर्माण होता है, गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। और गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक क्या होता है, भाग होता है। तो दो चीजें, गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक क्या है, भाग है। गोलीय दर्पण जो होता है कांच के एक टुकड़े में क्या किया जाता है, रचित मतलब उस पर एक लेप चढ़ाया जाता है। लेप चढ़ाने के बाद जो बनता है उसे गोलीय दर्पण का निर्माण कहते हैं। यह एक क्या होता है, ये खोखले गोले का ये क्या है, भाग। खोखले गोले का मतलब समझते हैं, जैसे फुटबॉल देख लिया जाए तो फुटबॉल क्या है, खोखला गोला है। फुटबॉल क्या है, खोखला गोला है। अगर आगे की बात करें, कांच के इस टुकड़े को बाहरी सतह पर रचित करने पर अवतल दर्पण बनता है, जबकि टुकड़े की भीतरी सतह को रचित करने पर क्या होता है, उत्तल। देखिए एक गोला है, ठीक ना। आइए इसको हम समझाते हैं। देखिएगा ध्यान से, कांच के इस टुकड़े को बाहरी सतह पे अगर लेप लगाया जाए तो अवतल दर्पण बनेगा। बाहरी पर लगेगा तो अवतल दर्पण, अगर भीतरी सतह पर लगेगा तो उत्तल दर्पण। याद रखिएगा दोनों एक गोलीय का भाग होता है। यहाँ देखें एक खोखला गोलीय हो गया जिसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। अगर इसके बाहरी परत पर अगर लेप लगा दिए तो बाहरी पर अगर लगेगा तो क्या कहलाएगा, अवतल। अगर आंतरिक लगा दिए, आंतरिक कहने का मतलब इसके अंदर अगर लगा दिए तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल।
फिर से समझिएगा। तो कह सकते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो हमें प्राप्त होता है, ये दोनों कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये गोलीय दर्पण से प्राप्त होता है। यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों कहाँ से, गोलीय दर्पण से प्राप्त होता है। और गोलीय दर्पण के अगर परावर्तक सतह पर अगर बाहर की तरफ लेप लगाते हैं तो अवतल दर्पण हमें प्राप्त होता है, जबकि अंदर की तरफ लेप लगाएंगे तो क्या, उत्तल दर्पण प्राप्त होगा। किन्हीं को दिक्कत? अब देखिए ये एक दर्पण है, कौन सा दर्पण है, बाहर देखिए, बाहर अगर लेप लगा हुआ है तो अवतल दर्पण, अंदर अगर लेप लगा हुआ है तो ये उत्तल दर्पण। बाहर लेप लगा है तो अवतल, अंदर लेप लगा है तो उत्तल। अब देखिए ये लेंस का एक बिंदु ए है तो दूसरा क्या है, बी। यहां से एक लाइन खींचा गया है जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। पी का मतलब होता है, ये पी होता है, ये पी का मतलब होता है ध्रुव को संकेत करते हैं। एफ का मतलब फोकस और सी का मतलब सेंटर यानी केंद्र। क्लियर? यहां भी वही देखिएगा, ये उत्तल दर्पण में अगर देखा जाए तो उत्तल दर्पण में इसको क्या बोलते हैं, इसको पी का मतलब ध्रुव होता है, एफ का मतलब फोकस और सी का मतलब क्या होता है, केंद्र होता है। अब ध्रुव के बारे में देखा जाए तो ध्रुव कहाँ होता है, क्लियर है ना, देख लीजिए ध्रुव कहाँ होता है। और ध्रुव को किससे सूचित, पी से, फोकस को किससे सूचित, एफ से, केंद्र को किससे सूचित, सी से। ध्रुव जो होता है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को देखिए तो दोनों, ये दर्पण था इसके बीच में ये है, इसी को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। यहां भी लीजिएगा तो ये क्या है, ये क्या है, ध्रुव है। और ध्रुव को किससे सूचित, पी से। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के क्या मध्य बिंदु जो होता है ये क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। आई किससे सूचित किया जाता है, बिंदु किससे, पी से, पी से सूचित किया जाता है। अगर आगे की बात करें तो आगे है वक्रता केंद्र। हमने बताया था सी जो था, सी का मतलब सेंटर, सेंटर का मतलब केंद्र, और उसको खोखले गोले के जब अंदर रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहता है, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जैसे ये देखिए, ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के बीच में कोई सेंटर है, सेंटर है, और जो सेंटर है इसी को क्या कहा जाएगा, वक्रता केंद्र कहा जाएगा। अब जो सेंटर है उसको क्या कहा जाएगा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को किससे सूचित, सी से सूचित किया जाता है। अब देखिए ये खोखले गोले हैं, खोखला गोला है या गोलीय दर्पण इसको बोल सकते हैं। यहां से देखिए एक लाइन खींचा गया है तो इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, या इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, जो यहाँ मिलता है बिंदु, इसको क्या कहते हैं, इसको ध्रुव बोलते हैं। तो एक गोलीय दर्पण में दो ध्रुव होते हैं, कहे कि इधर से भी जाएगा उधर भी निकलेगा, ठीक ना। तो एक गोलीय दर्पण में कितने ध्रुव, दो ध्रुव, याद रखिएगा। बीच में क्या हो गया, सेंटर। सेंटर से जब भी इस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा तो ये हम जानते हैं, मैथ में भी पढ़े होंगे कि जब किसी गोले के बीच से, सेंटर से अगर उसके किसी भी भाग को अगर टच करती है, कोई भी लाइन अगर छूती है तो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। ये मैथ में त्रिज्या कहा जाता है, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ इसका नाम क्या है, वक्रता त्रिज्या। क्लियर? अब वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं ये देख लीजिए। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, जो गोलीय दर्पण है जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को ही क्या कहा जाता है, दर्पण का क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यहाँ देखिए तो वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ बोल सकते हैं कि ये भी एक प्रकार की क्या है, त्रिज्या है। ये भी क्या है, त्रिज्या है। तो कह सकते हैं पी सी, पी और क्या सी, यहाँ से यहाँ बिंदु तक, सेंटर से लेकर इस बिंदु तक, ये क्या है, पी सी क्या है, तो एक प्रकार की त्रिज्या है। त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। अब यहाँ देखिए प्रधान अक्ष या क्या, मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहा जाता है, दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहा जाता है। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के क्या है, ध्रुव है, यही ना ध्रुव है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने, ध्रुव से वक्रता केंद्र को जब मिलाते हुए बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक ना, तो ये क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। मुख्य अक्ष क्या कहलाता है, किसको किसको मिलाता है, तो ध्रुव को मिलाता है, वक्रता केंद्र को मिलाता है, और इधर भी ध्रुव है। यानी ध्रुव और वक्रता को मिलाते हुए सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है, उसे क्या कहा जाता है, प्रधान अक्ष या क्या,
मुख्य अक्ष कहेंगे, तो जरा आप ही बताइए कि यहाँ प्रधान अक्ष, चित्र में देख रहे होंगे कि P और C को मिलाने वाली रेखा, देखिए P यहाँ है और C यहाँ है, PC यहाँ भी है, PC यहाँ भी है। अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं PC यहाँ भी है, इधर से देखा जाए तो ये भी PC है, इधर भी क्या है, PC है। तो ध्रुव है या क्या है, वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाएगी, प्रधान अक्ष कहलाएगी। क्लियर। फिर से एक बार देख लेते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण उस गोले का भाग होता है जिसका परावर्तक सतह किसी गोले खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होता है। गोलीय दर्पण में क्या होता है, कांच के एक टुकड़े पर उसको लेप चढ़ा के उसको क्या खोखले गोले का एक भाग बना दिया जाता है। कांच के टुकड़े की अगर बाहरी परत, कांच के टुकड़े के अगर बाहर लेपित किया जाए तो अवतल दर्पण बनेगा, जबकि अंदर में लेप किया जाए तो क्या बनेगा, उत्तल दर्पण बनेगा। ये देख लीजिए, अवतल बाहर लेपित है इसीलिए इसका क्या अवतल दर्पण के, ये अंदर में है इसीलिए इसे क्या उत्तल। अब इसमें ध्रुव की बात की जाए तो ध्रुव क्या होता है, तो गोलीय दर्पण मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। वक्रता केंद्र क्लियर है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये आप देख लीजिए, इसमें ध्रुव भी है, मुख्य अक्ष भी है, केंद्र भी है, वक्रता त्रिज्या भी है और क्या है, ध्रुव भी। वक्रता त्रिज्या की अगर बात की जाए तो वक्रता त्रिज्या क्लियर था कि PC भी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और वक्रता त्रिज्या को किससे, R से सूचित करते हैं। प्रधान अक्ष क्या करता है, तो प्रधान अक्ष क्या करता है, तो प्रधान अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाता है। ध्रुव और क्या वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष कहलाती है। क्लियर है। अब इधर से आइएगा, तो दर्पण किसका बना होता है, तो गोलीय खोखले गोले का बना होता है। अगर खोखले गोले के बाहर के लेपित किया जाए तो अवतल प्राप्त होता है, अंदर के सतह को अगर लेपित किया जाए तो उत्तल होता है। अब हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। तो दर्पण या आईना एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तक के सिद्धांत पर क्या करती है, काम करती है। कोई पूछे कि दर्पण क्या है, तो दर्पण एक प्रकार के क्या है, प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन पे काम करता है। प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, क्लियर है ना। देखिए, दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। क्लियर है ना। अब यहाँ देखा जाए तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तल दर्पण और क्या अवतल दर्पण। ध्यान से समझिएगा। अगर दर्पण की बात करें, सिर्फ दर्पण की बात करें कि दर्पण कितने प्रकार के, तो दर्पण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। क्लियर। लेकिन अगर गोलीय दर्पण की बात की जाए तो गोलीय दर्पण में 2 ही लेपित किया जाता है, या तो अंदर या तो क्या बाहर। बाहर लेपित चढ़ा दिए, बाहर अगर लेपित चढ़ा दिए तो अवतल, अंदर में लेपित कर दिए तो क्या उत्तल। तो इसीलिए दर्पण 3 प्रकार के। लेकिन गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और क्या अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की अगर बात की जाए तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या होता है, उभरा हुआ होता है। बाहर की ओर क्या होता है, उभरा हुआ होता है। बाहर की ओर उभरने का मतलब है कि देखिए ये उभरा हुआ भाग, बाहर की तरफ उभरने का मतलब इसका उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंदर का लेपित किया जाता है, बाहर उभरा हुआ रहता है। ये अंदर लेपित होगा, बाहर क्या होगा, उभरा हुआ रहेगा। इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। जबकि अवतल दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण इस तरह का होता है जिसका बाहर भाग लेपित होता है। तो देखिए, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबा, जो अंदर की तरफ दबा हुआ है, जो अंदर की तरफ दबा हुआ है क्या कहलाएगा, अवतल। यानी जिसका लेपा हुआ लेपित भाग अंदर की तरफ भाग लेपा हुआ है उत्तल, बाहर जिसका लेपा हुआ है क्या अवतल। समतल द्वारा दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब की बनता है उसके क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। नाम ही है क्या, समतल। तो समतल दर्पण में क्या होता है, याद रखिएगा। यहाँ एक कंडीशन और भी याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में जो होता है, अवतल दर्पण में वस्तु जो होता है
प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बड़ा बनता है, प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु बड़ा रहेगा, अगर कोई वस्तु बड़ा है और छोटा दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। लेकिन वस्तु छोटा है अगर बड़ा दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है, अवतल दर्पण। लेकिन जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ी दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि वो कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। अवतल का मतलब बड़ा, उत्तल का मतलब छोटा, समतल का मतलब बराबर। अगर नहीं भी याद होगा तो एक बात याद रखिएगा, समतल का मतलब ही होता है बराबर, समतल का मतलब ही क्या होता है, बराबर। और ये दोनों में देख लीजिए, उत्तल बड़ा है कि अवतल बड़ा है, अवतल देखने में कौन बड़ा है, अवतल बड़ा है, तो सिंपल सी बात है कि अवतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होगा बड़ा दिखाई देगा, उत्तल में जो बनेगा वो क्या दिखाई देगा, छोटा। जो छोटा रहेगा छोटा बनाएगा, बड़ा रहेगा बड़ा बनाएगा। उत्तल बड़ा कि अवतल बड़ा, देख दृष्टि से देखिए तो ये 3 अक्षर का है, ये कितने का, 4 है, तो ये बड़ा है, तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण छोटा बनाता है, जबकि समतल दर्पण क्या होता है, बराबर बनाता है। तो विशेषता में देखा जाए तो पहला विशेषता था कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दूसरा प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। अब प्रतिबिंब का पार्श्विक रूप जो होता है क्या होता है, उल्टा होता है। अब यहां देखिए, पार्श्विक उल्टा होता है, यहां देखिए 5, 4 हो गया था, 5 जो होता है कि 5 में क्या था, प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से कहां आगे होता है। 5वां था, पहला क्लियर था, पहला देख लीजिए, दर्पण से जो बना था, समतल दर्पण से बना था, तो विशेषता कितने इधर 4 था कि प्रतिबिंब दर्पण के कहां बनता है, पीछे। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के कहां कितना होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। प्रतिबिंब का पार्श्विक रूप क्या होता है, उल्टा होता है। अब 4 यहां, 5 की अगर बात की जाए, 5 की अगर बात की जाए, देखिए प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितनी वस्तु दर्पण के कहां रहेगा, आगे रहे। यानी मान के चलिए अगर हम दर्पण यहां है, दर्पण से अगर इतनी दूरी पर हम हैं, इतनी दूरी पर एक पेन के डिस्टेंस पर है, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ये पीछे हमेशा बनता है, ये पेन के डिस्टेंस पर ही बनेगा। यानी कहने का मतलब जितना हम दर्पण से आगे रहेंगे, जितना दूरी पर रहेंगे, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। यानी हम मान के चलिए कि हम यहाँ से इस पेन के डिस्टेंस पर हम खड़ा हैं, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो भी कहाँ, पेन के इतना ही दूरी पर पीछे बनेगा। क्लियर है। अगला था अवतल दर्पण के क्या, अवतल दर्पण के फोकस की बात करें तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष के वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद क्या होती है, मिलती है। तो देखिए ये अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। यहाँ पे देखिएगा तो देखिए ये अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से एक प्रकाश आ रही है, प्रकाश यहाँ से परावर्तन हो जाती है, और देखिए यहाँ से भी प्रकाश आ रहा है, यहाँ भी लौट जाती है, और दोनों प्रकाश जाके जहाँ मिलती है इसको हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फोकस। इसी को क्या बोलते हैं, फोकस। यानी जब कोई प्रकाश अवतल दर्पण पर जाती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए यहां से गया और ये परावर्तन हो गया, यहां से गया ये टकराया, ये परावर्तन, दोनों के दोनों जिस मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को क्या कहते हैं, दर्पण का, अवतल दर्पण का क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। अब उत्तल दर्पण की फोकस देख लीजिए, उत्तल दर्पण की फोकस देखिए, उत्तल दर्पण का फोकस, किसी उत्तल दर्पण के फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हैं। देखिए अब यहां देखिए तो उसमें क्या था, उत्तल दर्पण में क्या था, परावर्तन हो जाता था, परावर्तन के बाद दोनों ये भी प्रकाश जो है टकराकर यहां लौट जाती थी, ये भी लौट जाती थी। ये दोनों पर अगर मिल गई तो ये क्या कहलाएगा, अगर दोनों पर ये मिल गया तो अगर अवतल रहता तब ये कंडीशन,
अवतल रहता तो ये कंडीशन होता है, ठीक ना। यहाँ मिलती है, देखिए दोनों के दोनों एक बिंदु पर मिल जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फोकस। लेकिन ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा यहाँ, यहाँ पे। दोनों पिक्चर में देख लीजिए, दोनों पिक्चर में अंतर देख लीजिए। यहाँ पे देखिए दर्पण टकराने के बाद क्या होता है, दोनों प्रकाश एक दूसरे परावर्तन के बाद एक दूसरे से मिल जा रही है, परावर्तन के बाद एक दूसरे से मिल जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए ये अवतल दर्पण है, यहाँ से एक प्रकाश गया और ये लौट गया, यहाँ से प्रकाश गया ये लौट गया। इस प्रकाश का परावर्तन अलग अलग है, लेकिन इस प्रकाश का परावर्तन जो था ये दोनों क्या होता है, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर जाके मिल जाता है, लेकिन ये किसी भी बिंदु पर नहीं मिलता। लेकिन यदि देखिए ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ जा रही है, अगर इसको देखा जाए तो इसको लाइन खींचा जाए तो इस तरफ से, ये जहां से मुख्य अक्ष का समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आते हुए प्रतीत होती है, यानी कह सकते हैं कि ये मुख्य अक्ष होता है, ये यहां से आते हुए प्रतीत हो रही है और इस बिंदु पर मिलती है। इसी को क्या कहा जाता है, दर्पण का क्या कहा जाता है, फोकस। ये क्या था, प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलता है, लेकिन ये मिलता नहीं है, लेकिन संभावना होता है कि इधर से अगर इसकी सीधी रेखा खींची जाए तो दोनों सीधी रेखा कहाँ पे आके मिलती है, इस बिंदु पर आके मिल जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे, इसको उत्तल दर्पण का क्या कहा जाएगा, फोकस कहा जाएगा। फोकस दूरी क्या होता है ये देख लीजिए। फोकस F से दर्पण के ध्रुव P की दूरी को दर्पण की क्या कहा जाता है, फोकस दूरी। फोकस F से, फोकस कहाँ, F से कहाँ, ध्रुव, F से कहाँ, ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाएगी। यानी फोकस दूरी कहाँ से कहाँ, तो फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। किन्हीं को दिक्कत। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।